बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, द स्टडी ऑफ रिसर्च मेथड्स इज़ कॉल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी। सही है। जबकि फ़िलासफ़िकल डिस्कशन में रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, ये हम इसको कहते हैं कि किसी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्शन हम किस तरह करेंगे, उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज़ किस तरह करेंगे, उसकी एनालिसिस किस तरह करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेंगे, और लास्ट में वो डेटा हम प्रेजेंट किस तरह करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल को, फिर हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस यूनिट में हम इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट मेथड जो है ये क्या है और कौन से मेजरमेंट मेथड्स है जिससे हम डेटा जो है वो मेजर करते हैं। बायोफिज़िकल इंस्ट्रूमेंट, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, स्केल्स एंड टाइप्स, स्ट्रेटजीज़ फॉर असेसिंग एंड मिनिमाइजिंग मेजरमेंट एरर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आ सकता है। सही है। तो उस एरर को हम मिनिमाइज़ एंड असेस किस तरह करेंगे, उस स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टूल्स। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये टर्म्स जो है यूज़ होते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च जो है वो पूरी तरह जो है वो इस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पर ही डिपेंड करता है। सही है। आपका रिसर्च जो है वो तब इफ़ेक्टिव होगा जब उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है ये इफ़ेक्टिव हो। सही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ टाइप्स है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यही रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के थ्रू ही हम अपने मेजरमेंट एरर जो है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। द एंटायर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। सही है। रिसर्चर के लिए कौन से पार्टिसिपेंट्स चाहिए, वो उसका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। सही है। अब ये पॉपुलेशन आप कब सेलेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है उसके रिसर्च टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल, उसका रिसर्च टॉपिक जो है वो रिलेटेड है पेशेंट्स के साथ। सही है। तो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा उसके लिए, पॉपुलेशन। सही है। दूसरा है हमारे पास सैंपल, अ केयरफुल सेलेक्टेड सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ दैट पॉपुलेशन। सही है। ये क्या होता है, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट होता है, ये इसको हम सैंपल कहते हैं। सही है। दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ दैट पॉपुलेशन, ये उस पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सही है। उसके कंपोजिशन जो है इसके साथ रिलेट करते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल के। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि एक रिसर्चर के लिए पेशेंट्स उसका पॉपुलेशन है एक हॉस्पिटल में। अब फॉर एग्जांपल उसका रिसर्च जो है वो रिलेट है क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ। तो उस हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये सारे पेशेंट्स है उस हॉस्पिटल में, तो ये उसके लिए पॉपुलेशन है। लेकिन उसका रिसर्च रिलेटेड है क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ, तो उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी एंड क्रिटिकल एरियाज़ आईसीयू, एचडीयू वगैरह में जो पेशेंट्स होंगे वो उसके लिए क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। सही है। तो सैंपल इज़ सिंपली जस्ट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। उसी सैंपल से आप क्या करते हो, अपना डेटा जो है ये कलेक्ट करते हो। अब सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग जो है आप अपना सैंपल, द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। अपने रिसर्च के लिए सैंपल सेलेक्ट करने की अमल को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। इसमें सैम्पलिंग में जो है आपके सैंपल में कौन इंक्लूड हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ बिहेवियर के लोग जो है वो हो सकते हैं, और अदर एलिमेंट्स विद विच टू कंडक्ट अ स्टडी। या आपके स्टडी पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का सैंपल जो है वो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो रिसर्च है वो रिलेटेड है किसी कल्चर के साथ। सही है। तो आप एक स्पेसिफिक कल्चर के लोगों को अपना सैंपल जो है वो बनाओगे।
सही है। फिर सैम्पलिंग में हमारे पास 2 कैटेगरीज आते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी एंड दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप अपना जो सैंपल है वो रैंडमली, मतलब जहाँ से भी आपने अपना सैंपल जो है वो उठा दिया, सही है, रैंडमली, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, स्पेसिफिक आपके लिए कोई सैंपल चाहिए, आप उसको स्पेसिफिकली आप उसी को सेलेक्ट करते हो। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेसिफिक किसी कल्चर के लोग आपके लिए चाहिए, आपके रिसर्च के लिए, तो ये आपने स्पेसिफिक कर दिया कल्चर को, सही है। तो ऐसे सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर इसके मज़ीद बहुत सारे जो है ये नीचे टाइप्स है, ये आप लोग जो है ये खुद स्टडी कर दे, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर है हमारे पास डेटा कलेक्शन मेथड्स, कि डेटा जो है हम किस तरह कलेक्ट करेंगे। देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी में 5 चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीज़ें हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन हम किस तरह करेंगे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन या उसका मेजरमेंट जो है वो हम किस तरह करेंगे, और फिर डेटा एनालिसिस, उसको एनालाइज हम किस तरह करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि उस डेटा को हम इंटरप्रिटेट किस तरह करेंगे, और लास्ट में डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन मेथड, सही है, कि डेटा को हम किस मेथड से जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंटरव्यूज़। एन इंटरव्यूज़ इन्वॉल्व्स वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट ड्यूरिंग विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द रिसर्चर। बहुत सिंपल है, सही है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें रिसर्चर जो है अपने सब्जेक्ट से, अपने पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर देता है, सही है। Although this data collection strategy is most commonly used in qualitative and descriptive studies, इंटरव्यू मेथड जो है डेटा कलेक्शन का, ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव स्टडी में ही यूज़ होता है। ये हमने क्वालिटेटिव स्टडी जब हम पढ़ रहे थे यूनिट, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव स्टडी के लिए जो डेटा कलेक्शन हम करते हैं वो थ्रू इंटरव्यू करते हैं, सही है। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में हमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आंसर चाहिए, और वो हम थ्रू इंटरव्यू ही ले सकते हैं, सही है। कुछ जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में भी इंटरव्यू के थ्रू जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, उसमें आप काज एंड इफ़ेक्ट जो है सिमल्टेनियसली एट अ टाइम जो है आप स्टडी करते हो, और एट अ टाइम आप रिज़ल्ट बनाते हो। सो दैट्स वाई इंटरव्यू जो है उसके लिए एक इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती है, सही है, ये क्वालिटेटिव मेथड के लिए होती है, ये याद रखना। डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन इंटरव्यूज़ कंडक्टेड फॉर अ क्वालिटेटिव स्टडी एंड दोज कंडक्टेड फॉर अ क्वांटिटेटिव स्टडी, सही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि क्वालिटेटिव स्टडी के लिए भी हम इंटरव्यू करते हैं और क्वालिटेटिव स्टडी के लिए भी करते हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ interviews are used to collect subject responses to questionnaire or survey। इसमें जो हम अपने पार्टिसिपेंट का जो रिस्पॉन्सेज है, जो उससे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वो थ्रू क्वेश्चनेयर करते हैं, सही है। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में हम ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी जो है, इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चनेयर ही एप्रोप्रिएट है, सही है। क्योंकि क्वेश्चनेयर में भी डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यूज़ इन क्वालिटेटिव स्टडीज़ रेंज फ्रॉम सेमी स्ट्रक्चर्स, जबकि क्वालिटेटिव स्टडी में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सेमी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड है, बट नो फिक्स्ड रिस्पांस, उसके रिस्पांस जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी में क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन भी फिक्स्ड होते हैं, और जबकि उसका आंसर जो है वो भी फिक्स्ड होता है, सही है। जबकि क्वालिटेटिव स्टडी में इस तरह नहीं होता है, क्वेश्चन वो फिक्स्ड, जबकि रिस्पांस जो है वो हर कोई आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। टू अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन विद प्रोब्स, सही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो ओपन एंडेड हो, जो डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपका क्लाइंट, आपका पार्टिसिपेंट, आपका सब्जेक्ट जो है आपको इन्फॉर्म करेगा उससे रिलेटेड। इन क्वालिटेटिव स्टडीज़ द इंटरव्यू फॉर्मेट इज़ मोर लाइकली टू बी ओपन एंडेड इंटरव्यूज़, हमने डिस्कस किया। आल्दो द रिसर्चर डिफाइंस द फोकस ऑफ द इंटरव्यू, देयर मे बी नो फिक्स सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, सही है।
फिर है हमारे पास इंटरव्यू गाइड। एन इंटरव्यू गाइड इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द हाई लेवल टॉपिक्स दैट यू प्लान ऑन covering in the interview with the high level questions that you want to answer under each topic। सही है। इंटरव्यू गाइड क्या होता है, आप अपने क्लाइंट से थ्रू इंटरव्यू कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, आप अपने लिए पहले से वो सेलेक्ट कर लेते हो। सही है, वो अपने साथ लिख लेते हो या उसको याद कर लेते हो कि मैंने ये क्वेश्चन जो है ये पूछने हैं, तो ये आपके लिए एज अ गाइड काम करता है। सो दैट्स वाई इट कॉल्ड interview guide। The process of creating such a guide can help to focus on and organize your line of thinking and therefore questioning। सही है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके थिंकिंग जो है वो अलाइंड होंगे। सही है, फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लाइंट से क्वेश्चन किया, उसने आपको आंसर दिया और उस आंसर से आप कोई और तरफ चले गए। सही है, मीन इंटरव्यू गाइड जो है ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने नहीं देता है। आपके पास स्पेसिफिक रिटन क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अपने क्लाइंट से जो है वो पूछते हो और वो आपको आंसर देता है और डेटा जो है वो आप कलेक्ट करते हो। इंटरव्यू शेड्यूल क्या होता है, A schedule is a set of questions with structured answers to guide an observer, interviewer, researcher or investigator। सही है, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास पहले से शेड्यूल्ड होते हैं, जबकि इंटरव्यू शेड्यूल में आपके पास स्ट्रक्चर्ड आंसर्स भी होते हैं। सही है, तो इंटरव्यू शेड्यूल एंड इंटरव्यू गाइड में ये फ़र्क हो गया कि उसमें आपके पास सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जबकि इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड आंसर्स भी मौजूद है जो कि आप एज अ गाइड जो है उसको यूज़ कर रहे हो। सही है, इट इज़ अ प्लान और गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पहला मेथड था हमारे पास इंटरव्यू, दूसरा है क्वेश्चनियर। अ क्वेश्चनियर इज़ अ प्रिंटेड सेल्फ रिपोर्ट फॉर्म डिज़ाइन टू एलिसिट इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन और वर्बल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सब्जेक्ट। सही है, सेम है इंटरव्यू के साथ। सही है, जिस तरह हम इंटरव्यू जो है वो कर रहे थे उसी तरह क्वेश्चनियर भी है, लेकिन क्वेश्चनियर में डिफरेंस क्या है ये लेटेस्ट स्लाइड में जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चनियर में प्रिंटेड सेल्फ रिपोर्ट डिज़ाइन क्वेश्चंस होते हैं। सही है, उसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। अब ये क्वेश्चनियर जो है ये रिटन भी हो सकता है और ये वर्बल भी हो सकता है। सही है, रिटन में आपके पास पहले से क्वेश्चन आपने राइट किए लिख लिए। सही है, और आपने अपने पार्टिसिपेंट को दे दिए और उसने जो है आपको उसका आंसर जो है उस पर लिख के दे दिया। जबकि वर्बल में आपने क्या किया, उससे क्वेश्चन जो है वो वर्बली पूछ लिया और उसने आपको वर्बली जो है क्वेश्चन जो है उसका आंसर किया। क्वेश्चनियर आर सम टाइम रेफर टू एज सर्वेज, इसको बास टाइम हम सर्वे भी कहते हैं। एंड स्टडी यूजिंग अ क्वेश्चनियर में बी रेफर टू अ सर्वे रिसर्च, वो रिसर्च जिसमें हमने क्वेश्चनियर जो है वो एज अ कलेक्टिंग मेथड जो है यूज़ किया हो, तो इसको हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं। सही है, द इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम क्वेश्चनियर इज सिमिलर टू दैट obtained बाई एन इंटरव्यू। सही है, बहुत जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, बट द क्वेश्चन टेंड टू हैव लेस डेप्थ। क्वेश्चनियर में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं। सही है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जबकि इंटरव्यू में हम जो है इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चनियर में इस तरह नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेस डेप्थ क्वेश्चन होते हैं। The subject is not permitted to elaborate on responses और आस्क फॉर क्लियरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। आपका जो पार्टिसिपेंट है उसको आप रिस्पांस जो है वो इलाबोरेट नहीं कर सकते और उसको आप क्वेश्चन जो है उसको आप वो भी क्लियरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हैंड्स जो है वो मिल जाते हैं। इससे बाइसनेस जो है वो आ सकता है, आपके डेटा में एरर आ सकता है। सही है, सो दैट्स वाई ये हम नहीं करते। एंड द डेटा कलेक्टर कैन नॉट यूज़ प्रॉबिंग स्ट्रेटजीज़, और आप जो है या रिसर्चर जो है वो प्रॉबिंग स्ट्रेटजीज़ ये भी यूज़ नहीं करेंगे। मीन इसको आप उसको एलाबोरेट जो है वो नहीं करोगे। सही है, कि आप इसमें इस तरह लिख सकते हो, ऐसे आप प्रोबिंग जो है वो नहीं करोगे। हाउ एवर क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर टू ईच सब्जेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइस इज़ लेस देन एन इंटरव्यू। इसमें क्वेश्चन जो है वो
कंसिस्टेंट होते हैं, सही है। एक क्वेश्चन जो है दूसरे के साथ रिलेट होता है, स्टेप वाइज होते हैं, मीन पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, उसके बाद इस तरह से ये कंसिस्टेंट होते हैं। जबकि इंटरव्यू में इस तरह नहीं होते, आप क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर बायस इज़ लेस देन एन इंटरव्यू। इसमें बायसनेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है और उसका स्पेसिफिक आंसर है। सर्वेज एंड क्वेश्चनियर, द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा कलेक्शन मेथड इज़ द सर्वे। ये याद रखें, इन द सर्वे मेथड अ सिस्टमेटिक टूल इज़ यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और परसेप्शन। सही है। थ्रू सर्वे हम क्या करते हैं, हम किसी का परसेप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंसेस, सही है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जो है उससे गैदर कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूज, सर्वे रिसर्च कैन रिलाई ऑन अ क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। सही है, आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बास टाइम अगर आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, सही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप क्वांटिटेटिव डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अ क्वालिटेटिव डिज़ाइन और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्वालिटेटिव के लिए भी या दोनों के लिए भी आप सर्वे जो है ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन जो है इन डेप्थ है, सिंपल है, किस तरह है। सर्वेज में बी पर्सनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द मेल और डिलीवर्ड ऑनलाइन। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ फेस टू फेस इंटरव्यू और इन ए टेलीफोन सर्वे और द रिस्पॉन्डेंट में कंप्लीट द सर्वे ऑन देयर ओन। सही है, तो ये मेथड है, इसके थ्रू आप सर्वे जो है वो कंडक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, थ्रू मेल भी कर सकते हो, सही है, फिजिकल भी कर सकते हो, फेस टू फेस, टेलीफोन, सही है। तो ये जो है ये इसके मेथड्स हैं। फिर है हमारे पास जो इसमें आप क्वेश्चंस पूछते हो क्वेश्चनियर में या इंटरव्यू में, सही है, या सर्वे में, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो ज़्यादातर हम पूछते हैं इंटरव्यू में, सही है, और क्वालिटेटिव स्टडी में। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह पूछते हो कि उसका आंसर जो है वो ओपन एंडेड होता है, सही है, वो यस और नो में नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसका आंसर जो है वो दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास जो अगर आपका क्वेश्चन है वो इस तरह है कि वाई, कोई चीज़ जो है वो क्यों हो रहा है, सही है, हाउ, कैसे हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इलाबोरेट या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है आंसर में, तो इसलिए इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और ये ज़्यादातर हम इंटरव्यू में ही करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी में। क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन दैट हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ अल्टरनेटिव और रिस्पॉन्सेज, सही है, इसमें फिक्स्ड रिस्पांस होगा। फॉर एग्जांपल WH क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन का आंसर जो है यस और नो हो सकता है, सही है, या मैं किसी से पूछता हूँ कि आपका जेंडर क्या है, सही है, किसी के जेंडर में के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, तो वो दो ही हो सकते हैं, सही है, मेल और फीमेल, सही है। तो इसमें जो है आपके पास क्या है, फिक्स्ड आंसर है, सही है, उसमें कोई एक आंसर जो है आपको देगा। ऐसे क्वेश्चन को हम क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं। रिस्पॉन्डेंट्स आर फोर्स टू सिलेक्ट आंसर और रेटिंग एंड स्केल प्रोवाइडिंग बाय द रिसर्चर, सही है। तो क्लोज्ड क्वेश्चन जो है ये हम पूछते हैं क्वेश्चनियर में। फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सही है। फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिसमें आपने क्वेश्चन किया और उसके पास दो से ज़्यादा चॉइसेस जो है वो मौजूद है, दो मौजूद, तीन मौजूद है, चार चॉइसेस मौजूद है, पांच चॉइसेस, जिस तरह हमारे MCQs होते हैं, सही है, MCQ स्टेटमेंट होता है, फिर उसके बाद नीचे चार चॉइसेस या पांच चॉइसेस होते हैं, सही है। तो अगर दो से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास मौजूद है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस। फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन समटाइम हैव राइट एंड रॉन्ग आंसर, फॉर एग्जांपल व्हेन मेजरिंग द अमाउंट ऑफ नॉलेज अ डायबिटिक रिटेन आफ्टर अ टीचिंग सेशन, सही है, आपने किसी डायबिटिक पेशेंट को आपने टीच किया, सही है, डायबिटीज़ के बारे में, फिर उसके बाद आपने एक क्वेश्चनियर या इंटरव्यू उसका आप कर रहे हो, सही है, आपने क्वेश्चन जो है या वो पूछ लिया और उसमें आपने कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग रखे और कुछ जो है वो सही रखे, सही है, आपने उसको बताया कि इसमें जो सही है वो सिलेक्ट करें। तो इन शॉर्ट फोर्थ चॉइस क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास दो से ज़्यादा चॉइसेस जो है वो मौजूद होते हैं। डिक्टोमस क्वेश्चन रिक्वायर रिस्पॉन्डेंट टू सिलेक्ट फ्रॉम ओनली टू चॉइसेस, इसमें जस्ट टू चॉइसेस होते हैं, जिस तरह यस और नो, मेल और फीमेल, सही है, जस्ट टू चॉइसेस होते हैं और इसमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है। अब हम आते हैं मेजरमेंट
के डेटा जो है उसका मेजरमेंट जो है वो हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ प्रेजेंट इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ऑफ नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन। सही है, मेजरमेंट जो है ये कुछ नंबर्स जो है हम असाइन करते हैं और सम अदर क्लासिफिकेशन या कोई अदर क्लासिफिकेशन जो है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का क्वांटिटी या उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं। मेजरमेंट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स। ऑफन मेजरमेंट इज़ अबाउट असाइनिंग नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन टू सब्जेक्ट इन अ वे दैट रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी ऑफ द एट्रीब्यूट न्यूमेरिकली। सही है, मेजरमेंट जो है ये बेस करता है रूल्स पर। इसके अपने रूल्स होते हैं और रिसर्च के लिए फिर अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इसके। ऑफन मेजरमेंट इज़ अबाउट असाइनिंग नंबर्स और सम अदर क्लासिफिकेशन टू सब्जेक्ट। सही है, आप उसको असाइन करते हो कि आपको क्लासिफिकेशन या उसको कुछ क्लासिफिकेशन आप उसको असाइन करते हो या उसको कुछ नंबर जो है वो आप असाइन करते हो कि इसमें किसी चीज़ को चूज़ करो, ठीक है, ताकि आप उसको क्या कर सको, मेजर कर सको, उसकी क्वांटिटी जो है उसको आप न्यूमेरिकली जो है रिप्रेजेंट कर सको। मेनी फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट एग्जिस्ट, नॉट ऑल ऑफ विच इन्वॉल्व क्वान्टिफाइंग अ ट्रेड। सही है, लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ क्वान्टिफाइंग ट्रेड के लिए जो है वो मेजरमेंट करते हो। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व सॉर्टिंग सब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज। सही है, कुछ आप क्या करते हो, उसको कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर देते हो। सही है, लाइक जेंडर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं मेल एंड फीमेल में। सही है, तो इसी तरह जो है उसको हम क्लासिफिकेशन में या कैटेगरीज में जो है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और या उसको हम न्यूमेरिकली जो है मेजर करते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकली हम किसी चीज़ को मेजर करें, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ थर्मामीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी। सही है, तो थर्मामीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं। तो ये जो है ये न्यूमेरिकली आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो क्योंकि वो आपके पास नंबर फॉर्म में होता है। वी आर एज आस्किंग अबाउट रिलीजियस एफिलिएशन सीक्स टू क्लासीफाई दिस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन हिज और हर बिलीफ सिस्टम। सही है, अगर आप किसी से रिलीजियन के बारे में जो है वो पूछते हो तो ये आप उसके बिलीफ सिस्टम के थ्रू जो है कि बेस पर आपने उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। सही है, तो रिलीजन का देखे बहुत सारे रिलीजन्स है। सही है, क्लासिफिकेशन है उसका। सही है, तो उसमें आपने उसको क्या किया, मेजर किया। तो इसलिए कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि आप न्यूमेरिकली सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हो, आप क्लासीफाई भी कर सकते हो, आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ मेजर, नंबर्स आर यूजफुल ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट। जो मेजरमेंट में नंबर जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट जो है वो अच्छी तरह कर सकते हो। सही है, किसी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स जो है उसको आप सही तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। टू हैव वैल्यू दे मस्ट बी क्लियरली लिंक्ड टू द रिसर्च क्वेश्चंस, एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसिस्टेंटली एक्यूरेट। अगर आपका जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, सही है, उसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। सही है, क्वालिटेटिव रिसर्च है आपका, तो उसमें आप क्वेश्चंस बनाओगे। सही है, वो कैटेगराइज होंगे या क्लासिफाइड होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है या ये जो मेजरमेंट है, सही है, ये जो वेरिएबल्स आप बना रहे हो, सही है, ये आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है उससे रिलेट करना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सही है, और कंसिस्टेंट या एक्यूरेट होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च जो है वो किसी चीज़ का पोजीशन जो है वो मालूम करना चाहता है। सही है, तो अब देखिए पोजीशन जो है अगर हम बॉडी के लिहाज से देखें तो बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं, लाइक इनसाइड द बॉडी, सही है, सही है, आउटसाइड द बॉडी। सही है, इस तरह की पोजीशंस है। तो आपने इसको क्या किया, कैटेगराइज कर दिया कि इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सही है, किसी चीज़ की पोजीशन को मालूम करने के लिए। तो ये जो है टोटली आपका रिलेट करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन से कि किस तरह आप इसके क्वेश्चन जो है वो बनाओगे। फिजियोलॉजिक मेजरमेंट, अब इसके मेजरमेंट के टाइप्स है।
फिजियोलॉजिक मेजरमेंट क्या होता है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फोकस अटेंशन ऑन द यूज़ ऑफ फिजियोलॉजिक मेजरमेंट फ्रॉम पेशेंट्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च एफर्ट्स। देखिए फिजियोलॉजिक नाम से ही जाहिर है, सही है, आपकी फिजियोलॉजी आपकी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें पेशेंट्स और क्लिनिकल रिसर्च एफर्ट्स से रिलेटेड जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम फिजियोलॉजिक मेजरमेंट कहते हैं। नर्सेज कॉमनली रिलाई ऑन फिजियोलॉजिक मेजरमेंट टू मेक पेशेंट केयर डिसीजन। फॉर एग्जांपल दे टेक वाइटल साइंस, रीड लैब रिजल्ट्स एंड मेजर ब्लड ग्लूकोज। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो बताता है, सही है, तो इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिक मेजरमेंट कहते हैं। साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट या साइकोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, सही है, आपके साइक रिलेटेड है, क्योंकि सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है ये आप असेस नहीं कर सकते, ये आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आपका पार्टिसिपेंट, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताएगा नहीं। तो साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, सही है, जो उसके इंटरनल फीलिंग्स है। साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन इज अप्लाइड टू मेजर सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड टूल्स दैट मेजर कोपिंग, स्ट्रेस, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ स्टीम, मोटिवेशन एंड सिमिलर साइको सोशल एलिमेंट्स। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप असेस या मेजर नहीं कर सकते करेक्टली और एक्यूरेटली, सो इसलिए आप क्या करते हो, आप एक साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो थ्रू क्वेश्चनेयर, सही है। फॉर एग्जांपल आप किसी का स्ट्रेस लेवल जो है वो मालूम करना चाहते हो, तो आप एक क्वेश्चनेयर जो है वो डेवलप करते हो, उसमें जो क्वेश्चन है वो रिलेट करेंगे स्ट्रेस के साथ, सही है, स्ट्रेस लेवल के साथ, सही है। तो वो क्वेश्चनेयर जो है आपका क्लाइंट सॉल्व करेगा, तभी जाके आप उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो असेस कर पाओगे। तो ये जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया था ये एज अ साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम करता है। साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट encompass a variety of methods and may vary widely in complexity. Survey, questionnaire and scales are all example of instrument that may measure psychosocial instrument। सही है, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो है कम्प्लेक्स होते हैं, सही है, इसका बनाना भी कम्प्लेक्स है और इसको असेस करना भी कम्प्लेक्स है, सही है। सर्वे, क्वेश्चनेयर एंड स्केल्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मे मेजर साइकोसोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्केल्स। कुछ स्केल जो है वो होते हैं जिसको हम रिसर्च में यूज़ करके डेटा को मेजर करते हैं। टाइप ऑफ क्लोज क्वेश्चन फॉर्मेट इन विच रिस्पॉन्डेंट पुट रिस्पॉन्सेज इन रैंक ऑर्डर ऑन अ कंटिन्यूम, सही है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये एक स्केल होता है जिसका आपका रिस्पॉन्डेंट जो होता है, आपका क्लाइंट या पार्टिसिपेंट जो होता है वो एक रैंक में या एक ऑर्डर में जो है आपको रिस्पांस करता है, सही है। लेटर स्लाइड्स में एग्जांपल्स आ रहे हैं, सही है, तो स्केल्स का उससे जो है आप लोगों को बिल्कुल इजीली जो है वो समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। टाइप्स है इसके, सबसे पहला है हमारे पास लाइकर्ट स्केल, a scale that use attitude statements, सही है, ranked on a 5 or 7 point scale. The degree of agreement or disagreement is given a numerical value and a total can be calculated। ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट जो है वो दिया होता है, सही है, फिर नीचे दिया होता है कि डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, सही है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे स्केल्स जो होते हैं जिसमें डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 1, फिर स्ट्रांगली फिर एग्री के लिए 2, फिर डिसएग्री के लिए 3, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 4, इसी तरह एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको दिए गए होते हैं। तो ऐसे स्केल को हम क्या कहते हैं? Likert scale. Each degree of agreement is given a numerical value, so a total numerical value can be calculated from all the responses. Gutman scale क्या होता है? A scale with a set of items on a continuum or statement ranging from one extreme to another. Responses are progressive and cumulative. तो Gutman scale जो होता है इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये एक एक्सट्रीम से जो है वो जाते हैं दूसरे एक्सट्रीम की तरफ। इसमें स्टेप वाइज जो है आपके पास एक्सट्रीमनेस जो है उसका इंक्रीज़ होता जाता है, सही है। गटमैन स्केल का ये एग्जांपल से आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली समझ आ जाएगा, सही है। तो ये इन सारों के एग्जांपल्स है। जिस तरह हमने फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चन हमने पढ़े थे
हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, सही है, कि व्हाट इज़ योर करंट मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, विडोड, सही है। तो ये 2 से ज़्यादा आपके पास अगर चॉइसेस मौजूद हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड चॉइस क्वेश्चंस। दूसरा डिक्टोमस क्वेश्चन में हमने बोला था कि 2 चॉइसेस मौजूद होते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल और फीमेल, वर यू बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यस और नो। Likert scale, the physical layout of my patient care unit is efficient, strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree, सही है। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट क्वेश्चन जो होते हैं, चॉइसेस जो होते हैं, सही है, जिसमें आपने किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, उस स्केल को क्या कहते हैं, लाइकर्ट स्केल। गॉटमैन स्केल जो है, जिस तरह आप यहाँ पर आप लोग देखें, एक स्टेटमेंट दिया है कि प्लीज़ मार्क वेदर यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सही है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए गए होंगे, 5, 6, 7 जितने भी स्टेटमेंट्स हो। अगर जिस स्टेटमेंट्स के साथ आप एग्री कर रहे हो तो यस, जिससे नहीं कर रहे हो तो नो में जो है वो आप सेलेक्ट करोगे, सही है। तो ये भी आपके पास चॉइस मौजूद होता है। ऐसे स्केल को क्या कहते हैं, गॉटमैन स्केल। फिर हमारे पास है एक और स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, जिसको हम कहते हैं अ रेटिंग टाइप स्केल इन विच रिस्पोंडेंट मार्क अ लोकेशन ऑन द स्केल करस्पॉन्डिंग टू देयर परसेप्शन ऑफ अ फिनोमेना ऑन अ कंटिन्यूम, सही है। इसमें जो है ये एक स्केल होता है विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें आपका क्लाइंट जो है वो अपने परसेप्शन बेस पर आपको आंसर देता है, सही है, कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, सही है, अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसका क्या परसेप्शन है, उसके बारे में जो है आपको आंसर देता है थ्रू विजुअल एनालॉग स्केल। एंड वन ऑफ द स्केल is one of the scale most commonly used in healthcare for measuring perceptual variables such as पेन और नाजिया, जिसको हम पेन स्केल भी कहते हैं, सही है। ये एक ऐसा स्केल है जो ज़्यादातर जो है वो हेल्थ केयर मेजरिंग में जो है ये यूज़ होता है, सही है, जिससे हम परसेप्चुअल वेरिएबल ऑफ पेन, नाजिया जो है वो मेजर करते हैं। रिस्पोंडेंट्स मार्क द लोकेशन ऑन द कंटिन्यूम का रिस्पॉन्डिंग टू देयर परसेप्शन ऑफ द फिनोमेना। द वांग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल depicted later in this chapter. It is an example of विजुअल एनालॉग स्केल, सही है। तो ये हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल है, जिसमें पेन जो है उसको मुख्तलिफ जो है इसमें जो है दिए गए हैं, शेप्स दिए गए हैं, और उसको जो है डिफरेंट नंबर दिया गया है, सही है। लाइक नो पेन फॉर 0, 1 2 3 फॉर माइल्ड एनाइंग पेन, 4 5 फॉर अनकम्फर्टेबल, 6 7 फॉर डिस्ट्रेसिंग, 8 9 फॉर इंटेंस या डेडफुल पेन, 10 फॉर वर्सनिंग पॉसिबल। तो हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि इसमें हम अपने क्लाइंट को देखते हैं, उसके फेस स्ट्रक्चर को देखते हैं, और उस हिसाब से जो है वो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक जो है वो किसी बिल्कुल सीवियर पेन है, सही है, तो हम मेजर करते हैं, मार्क करते हैं 10। तो ऐसे स्केल को विजुअल एनालॉग स्केल कहते हैं। मेजरमेंट एरर, सही है। अब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसमें एरर भी आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एट्रीब्यूट ट्रू स्कोर एंड द अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर ऑब्जर्व स्कोर। फॉर एग्जांपल मेरा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, बिल्कुल 37 है, सही है, ये मेरा ट्रू स्कोर है, सही है। और मैं किसी थर्मामीटर से जो है उसको मेजर कर रहा हूँ, सही है, हालांकि मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन वो जो मैंने मेजर किया वो मेरे पास आ गया 39 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, ये ऑब्जर्व स्कोर है, सही है। अब मेरा बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल है, 37 है, सही है, लेकिन मेरे पास आ गया 40। तो ये जो डिफरेंस है 37 to 43 का जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है, मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर इज़ प्रेजेंट इन एवरी इंस्ट्रूमेंट टू सम डिग्री और अनदर एंड मे बी आइदर रैंडम और सिस्टमेटिक। मेजरमेंट एरर जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट में मौजूद होता है, या ये रैंडम होता है या सिस्टमेटिक। अब रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? Random error is expected and is affected by a host of influences that may be present in an experiment.
रैंडम एरर जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही है, अपने इंस्ट्रूमेंट से। लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चनेयर है वो रिलेट करता है, आप किसी का स्ट्रेस लेवल जो है वो मालूम करना चाहते हो, या किसी जो है डिप्रेशन लेवल जो है वो आप मालूम करना चाहते हो, आपका क्वेश्चनेयर जो है उससे रिलेटेड है, सही है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए वो क्वेश्चनेयर। सो अब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के मूड पर कि उसका करंट टाइम में उसका मूड किस तरह है, उसका उसके इर्द गिर्द माहौल किस तरह है, एनवायरनमेंट किस तरह है, सही है। अब अगर वो उसका डिप्रेशन लेवल जो है वो रियल में लो है, सही है, वो नॉर्मल है, लेकिन करंट टाइम में शायद वो किसी प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है, सही है, या उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आपको सही आंसर जो है वो नहीं देगा, सही है, एक्यूरेट आंसर जो है आपको नहीं देगा, सही है। तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं, सही है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही है। या जो है आपने किसी का जो है ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया, और कुछ टाइम बाद जो है आपने दोबारा मेजर किया, सही है, कुछ टाइम बाद जो है फॉर एग्जांपल उसने कोई वॉक किया है, तो ऑब्वियसली अब आफ्टर वॉकिंग हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है, सही है। तो अगर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज़ आया है, सही है, और आपने उसको नोट कर दिया, तो ये भी आपके पास एक एरर आ गया। हालांकि वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं है, लेकिन आफ्टर वॉकिंग जो है उसका जस्ट ब्लड प्रेशर जो है वो कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ हो गया था। तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। रैंडम एरर में बी ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर, कन्फ्यूजन, बायस एंड नॉर्मल एनवायरनमेंट वेरिएशन। वाइल दीज सोर्सेज ऑफ एरर आर नॉट प्रिवेंटेबल, द रिसर्चर शुड अवॉइड देम वेन एवर पॉसिबल। ये जो है ये प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, अलबत्ता कोशिश करना चाहिए कि पॉसिबल जितना पॉसिबल हो हम इसको रिमूव करें। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर हैज़ अ मोर सीरियस इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च स्टडी बिकॉज मेजर्स विद सिस्टमेटिक एरर मे अपीयर टू बी एक्यूरेट, सही है। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई एरर फॉल्ट है जो आपका जो रिज़ल्ट दे रहा है वो एक्यूरेट नहीं दे रहा, सही है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर जो है ये ख़तरनाक होता है, सही है, आपके रिसर्च के लिए ये डेंजरस साबित हो सकता है। क्यों? सिस्टमेटिक एरर इज़ एन एरर दैट इज़ कंसिस्टेंटली बायस्ड, इन अदर वर्ड्स द मेजर इज़ कंसिस्टेंट बट नॉट एक्यूरेट, सही है। तो कंसिस्टेंटली आपका जो रिज़ल्ट है उसमें जो है वो एरर आएगा, उसमें जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका पूरा रिसर्च जो है वो उसमें एरर आएगा। सच अ मेजर मे कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट द इफेक्ट, ओवर एस्टिमेट इट और मिस डेटा इन अ वे दैट इज़ नॉट रैंडम, सही है, ये तो रैंडम नहीं होता है, सही है। सच अ मेजर में कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट या जो है ये आपकी डेटा को अंडर एस्टिमेट करेगा या ओवर एस्टिमेट करेगा जब आप इसको सिस्टम में डालते हो, सही है। देखिए, जब आपने अपना डेटा जो है वो अपने वेबसाइट पर जो है वो आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस मौजूद है, थोड़ा सा भी एरर, सिस्टमेटिक एरर मौजूद है, तो वो आपका सारा डेटा जो है वो क्या करेगा? गलत करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट्स विद पुअर लिटरेसी स्किल्स मे नॉट पार्टिसिपेट इन अ स्टडी दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग अ क्वेश्चनेयर। आपका जो रिसर्च है वो रिलेट करता है सब्जेक्ट्स विद पुअर लिटरेसी स्किल्स may not participate in a study that involves reading a questionnaire। अगर आपने कोई क्वेश्चनेयर जो है वो किसी को दे दिया, सही है, और उसका लिटरेसी स्किल मीन वो जो है अनएजुकेटेड है, तो वो आपका क्वेश्चनेयर को जो है वो आपको आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर सकता है, सही है। तो ये एक सिस्टमेटिक एरर जो है वो आ जाता है, सही है। सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते हैं। In this case, the missing data are not random, rather they are systematically attributed to individual who cannot read well। ये जो है ये तो रैंडम नहीं है, सही है, ये जो है ये एक ऐसे इंडिविजुअल है वो रीड ही नहीं कर सकते, तो आपने ऐसे इंडिविजुअल को अपना क्वेश्चनेयर देना है जो उसको रीड कर सके। इन द केस ऑफ सिस्टमेटिक एरर, रिजल्ट अंडर रिप्रेजेंट अ की ग्रुप दैट कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट डज नॉट। दिस टाइप, या कोई जो है वो
प्रोवाइड कर सकता है आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन नहीं करता है। सही है। ऐसी कंडीशन में भी आपके पास जो एरर आएगा वो सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इन वल्नरेबल population or when investigating sensitive area issues. For example, discovered systematic measurement bias across multiple studies related to self-reported educational attainment, poverty status and minority status. सही है। अब जो है सिस्टमेटिक एरर कब आता है? जब आप कोई सेंसिटिव इश्यूज़ को जो है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, उस पर आपको आपका जो पार्टिसिपेंट है वो इन्फॉर्मेशन या तो गलत देगा या देगा ही नहीं। सही है। लाइक आप पुअर्टी स्टेटस मालूम करना चाहते हो या माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो मालूम करना चाहते हो। सही है। तो उस पर अगर आपका पार्टिसिपेंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, सही है, या गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, उसकी वजह से जो एरर आएगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा। अब आता है हमारे पास स्ट्रेटजीज़ टू मिनिमाइज़ मेजरमेंट एरर। वो स्ट्रेटजीज़ जिससे हम ये एरर जो है ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एक है रिलायबिलिटी और दूसरा है वैलिडिटी। सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होता है। देखिए, रिलायबिलिटी जो है ये जब भी नाम आ जाए आप लोगों के सामने, रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपके जहन में आना चाहिए कंसिस्टेंसी। सही है। क्योंकि रिलायबिलिटी इसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ को जो है वो मेजर किया। सही है। आपके पास एक आंसर आया, आपने दोबारा किया, आपके पास सेम आंसर आया, तीसरी दफ़ा आपने किया, सेम आंसर आया, चौथी दफ़ा आपने किया, सेम आंसर आया आपके पास। अगर मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से, सही है, या बहुत दफ़ा जो है आपने कोई चीज़ को जो है किसी चीज़ को जो है वो मेजर किया, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो सेम आता है। सही है। रिज़ल्ट आपके पास सेम आता है। इट मीन इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद है। सही है। अगर इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद है तो ये रिलायबल कहलाएगा। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो एक ही पोजीशन पर एक ही टाइम में 3-4 दफ़ा जो है मैं मेजर करता हूँ और मेरे पास सेम आ जाता है। सही है। उसका ब्लड प्रेशर, उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आ जाता है। इट मीन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर अपरेटस जो है, बीपी अपरेटस जो है, ये रिलायबल है क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद है। सही है। अब ये जो रिलायबिलिटी है इसके मुख्तलिफ जो है टाइप्स है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिसीजन। सही है। द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी और द जनरेशन ऑफ कंसिस्टेंट वैल्यूज़ एवरी टाइम एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। सही है। जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हो वो आपको एक कंसिस्टेंट वैल्यू के साथ आंसर दे रहा है। लाइक यहाँ पर ये एक डायग्राम है। सही है। इसमें आप लोग देख सकते हो बाज़ ये जो है लोग ये खेलते हैं। सही है। इसमें निशाना चेक करते हैं। इसमें जितना ही सेंटर में ये एरो लगेगा उतना ही ये एक्यूरेट होगा। सही है। लेकिन रिलायबिलिटी जो है इसमें हम एक्यूरेसी नहीं देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कंसिस्टेंसी देखते हैं। अब आपने 3 दफ़ा जो है वो एरो हेड किया और वो सेम पोजीशन पर जाके लग गया। सही है। तीनों दफ़ा सेम पोजीशन पर सेम रिज़ल्ट उसने आपको दे दिया। इट मीन ये रिलायबल है। सही है। भले आपका आंसर जो है वो गलत हो, रिज़ल्ट जो है वो आपका गलत हो, क्योंकि इसमें हम एक्यूरेसी नहीं देखते, जस्ट कंसिस्टेंसी देखते हैं कि बहुत दफ़ा सेम रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। तो इट्स मीन ये रिलायबल है, ये प्रिसाइज है, इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद है। इस केस में आप लोग देख सकते हो कि तीनों दफ़ा एरो जो है वो एक पोजीशन पर हेड किया है। सही है। इट मीन रिलायबल बट नॉट वैलिड। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटर में तो नहीं लगा है। सही है। जबकि ये रिलायबल है क्योंकि तीनों दफ़ा एक ही पोजीशन पर हेड किया है। इस केस में देखें ये रिलायबल भी है एंड वैलिड भी है। तीनों दफ़ा सेम जगह पर लगे हैं और एक्यूरेट पोजीशन पर लगे हैं।
अनरिलायबल एंड हेंस नॉट वैलिड। ये जो आप लोग देख सकते हो कि एक इस पोजीशन पर जाके लगे है, एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर, सही है। तो तीनों दफ़ा डिफरेंट रिजल्ट आया है आपके पास, सही है। तो इसको ये कंसिस्टेंट नहीं है और न जाके ये सेंटर पे लगा है, तो ये न कंसिस्टेंट है और न ये वैलिड है, सही है। तो कीप इन माइंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ आर फार फार डिफरेंट, सही है। क्योंकि रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट अगर आ रहा है, इट्स मीन रिलायबल, प्रिसाइज, सही है। जबकि अगर कोई चीज़ जो है वो आपके पास एक्यूरेट है, सही है, रिलायबिलिटी में एक्यूरेट है या नहीं है उसको हम नहीं देखते, आपके पास आंसर सेम आ रहा है, सही है, इट्स मीन ये रिलायबल है। जबकि वैलिडिटी में एक्यूरेसी हम देखते हैं, सही है, कि कोई चीज़ का आंसर जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अब रिलायबिलिटी के ये टाइप्स है, ये एक टाइप है स्टेबिलिटी विद इन एन इंस्ट्रूमेंट, सही है। अब डिफरेंट तरीक़ों से हम रिलायबिलिटी जो है वो देखते हैं। स्टेबिलिटी विद इन एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि आपने सेम इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, सही है, और आपने उस पर डिफरेंट आइटम्स जो है वो चेक किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 बंदे हैं, सही है, या 3 बंदे हैं, तीनों का वेट एक जैसा है, सही है, तीनों जो है वो 40 kg के ही है, सही है। लेकिन जब आपने उनका वेट किया वेट इंस्ट्रूमेंट पर, एक का 40 आया, एक का 45 आया और एक का 50 आया, इसका मतलब ये है कि ये रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। जब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो, सही है, तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी विद इन एन इंस्ट्रूमेंट। अब इस केस में आप देखें, जो रियल वेट है वो तो 40 kg है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, सही है, रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट आंसर जो है वो आ रहा है, डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, सही है। सो दैट्स वाई स्टेबिलिटी विद इन एन इंस्ट्रूमेंट, एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। स्टेबिलिटी विद इन एन इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिलायबिलिटी, सही है, क्योंकि ये उसी इंस्ट्रूमेंट की ही वजह से है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिलायबिलिटी। एंड इट इज़ मेजर्ड विद द अल्फ़ा कोफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ये हम बायो स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा है, ये जब SPSS या वेबसाइट पर जो है हम इसको असेस करते हैं, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी जो है वो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। दिस कोफिशिएंट में बी कॉल्ड क्रोनबर्ग्स अल्फ़ा coefficient alpha are internal reliability and it should have a value of 0.7 और ग्रेटर जब ये वेबसाइट या SPSS पर हम मेजर करते हैं। स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल। अब स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल का मतलब या ये हम किस तरह मालूम करते हैं कि ये रिलायबल है कि नहीं है। जब आपके पास जो है स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल इज़ मेजर्ड बाय एन आइटम टोटल कोरिलेशन which should have a positive sign and absolute value close to 0.5. An item total correlation indicates whether the performance on a single item is consistent with the individual performance on all times. अब स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल का मतलब क्या है और ये हम किस तरह मालूम करते हैं। जब आपके पास एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, वही उसका एग्जांपल हम देखते हैं, ये वेट इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जिस पर आप वज़न करते हो, सही है। उस पर पहली केस में हमारे पास 3 बंदे थे, इस दफ़ा हमारे पास एक ही इंडिविजुअल है और उसका हम बार बार वेट कर रहे हैं। लाइक एक दफ़ा आपने वेट किया, आपके पास 40 kg आया, दूसरी दफ़ा आपने वेट किया 42 आया, तीसरी दफ़ा आपने किया 45 आया, सही है। तो ये देखें, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, सही है। अगर बार बार आप चेक करो और वो आपको सेम रिज़ल्ट दें, तो इट मीन स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल ये रिलायबल है, सही है। लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा है, सही है, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी एमंग इंडिविजुअल्स। इसकी वजह से जो एरर आता है, सही है, इसको हम डबल चेक भी कहते हैं। लाइक आपने ब्लड प्रेशर जो है वो एक पर्सन का चेक किया, कुछ टाइम के बाद दोबारा चेक किया, फिर आपने चेक किया और तीनों को आप क्या करते हो, कोरिलेट करते हो, सही है, कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो अगर सेम आ रहा है तो
रिलायबल है, सेम नहीं आ रहा तो रिलायबल नहीं है। तो जब आप एक ही इंडिविजुअल का बार बार उसका कंफर्मेशन करते हो और इसी तरह आप रिलायबिलिटी जो है वो मालूम करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स। तीसरा है हमारे पास स्टेबिलिटी बिटवीन रेटर्स। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो इन्वेस्टिगेटर है, जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो आप चेंज करते हो। मीन एक ही रिज़ल्ट है लेकिन उसको आप 3-4 रिसर्चर से चेक करवा देते हो, सही है। तो इसी तरह जो आप रिलायबिलिटी चेक करते हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी बिटवीन रेटर्स। एंटर रेटर्स रिलायबिलिटी द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस रेटर्स इज मेजर्ड विद अ परसेंटेज एग्रीमेंट और अ कॉपा स्टेटिस्टिक। अगर आप स्टेटिस्टिक के थ्रू चेक करते हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉपा स्टेटिस्टिक। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर नर्सेज हु आर स्टेजिंग प्रेशर अल्सर, सही है। किसी पेशेंट को प्रेशर अल्सर है, एक नर्स ने उसको स्टेज किया कि ये स्टेज 1 है, दूसरे ने भी स्टेज 1 बता दिया, तीसरे ने भी स्टेज 1 बता दिया। इट मीन ये भी कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, लेकिन मुख्तलिफ नर्सिस से या मुख्तलिफ इंडिविजुअल से आपने उसको क्या किया, चेक करवा दिया, सही है। तो ऐसी स्टेबिलिटी या ऐसी रिलायबिलिटी जब हम मेजर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी बिटवीन रेटर्स। स्टेबिलिटी ओवर टाइम, stability over time is quantified by a retest correlation coefficient. Although the usual standard for any reliability coefficient 0.7, some measurement experts argue that a lower standard as low as 0.5 can be applied to retest correlation because of the attenuation that naturally occurs over time. ये आप लोगों ने जब हम SPSS पढ़ रहे थे, सही है, बायोस्टेटिस्टिक्स जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टेस्ट पढ़ा था कोरिलेशन, सही है। तो ये जो है ये वही टेस्ट है, उसके वैल्यूज़ दिए गए हैं 0.05 या 0.7। लेकिन बेसिकली स्टेबिलिटी ओवर टाइम क्या होता है कि आपने अभी जो है किसी का ब्लड प्रेशर मेजर किया, फिर जो है आपने 2-3 घंटे बाद किया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद किया और उसको आपने कोरिलेट किया, सही है, कि उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो मौजूद है कि नहीं है। तो टाइम के हिसाब से जब हम स्टेबिलिटी मालूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ओवर टाइम। फिर है हमारे पास वैलिडिटी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें अ फोकस ऑन एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी पर ही फोकस होता है। वैलिडिटी द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इज़ सपोज टू मेजर, सही है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए बनाया गया है वो मेजर कर सकता है कि नहीं। लाइक ब्लड प्रेशर जो है वो बनाया गया है, बीपी अपरेटस जो है वो बनाया गया है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अगर उससे आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो इट्स मीन इट्स वैलिड, सही है। लेकिन अगर इसी ब्लड प्रेशर से आप बीपी अपरेटस से आप टेम्परेचर जो है वो मेजर करने लगो, या टेम्परेचर या थर्मामीटर से आप ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करने लगो, तो ये तो वैलिड नहीं होगा ना। इसी को कहते हैं वैलिडिटी एक्यूरेसी। वैलिडिटी इज़ मोर चैलेंजिंग टू टेस्ट देन रिलायबिलिटी। ये जो है एक्यूरेसी जो है या वैलिडिटी जो है ये मोर चैलेंजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू रिलायबिलिटी, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट पर, आपके रिसर्च पर जो है ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। Complicating this process is the need to test validity on multiple population to determine who it is valid for and under which condition. जब आप किसी चीज़ का वैलिडिटी मालूम करना चाहते हो तो आप मल्टीपल पॉपुलेशन पर उसको चेक करते हो और किस कंडीशन में मुख्तलिफ़ कंडीशंस में जो है वो आप उसको चेक करते हो, तब जाके उसकी वैलिडिटी आपको मालूम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेन स्केल है। दिस स्केल शोज 6 फेसेस with the lowest end being a smile and the upper end being a face with a frown and tears। ये है आपके पास, सही है, पेन स्केल है आपके पास। अगर हम इसकी वैलिडिटी मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है ये अराइज करेंगे। इज़ द इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रेटेड द सेम वे बाय चिल्ड्रन एंड बाय एडल्ट्स। अब देखिए चिल्ड्रन इसको इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते, सही है, उनको जो है वो आप उनको बताओगे, सही है, कि इसमें किसी एक को सिलेक्ट करो, वो इंटरप्रिटेट नहीं कर सकेगा, सही है। सो दैट्स वाई ये वैलिड नहीं है पेन स्केल फॉर चिल्ड्रन, जबकि एडल्ट्स के लिए ये वैलिड है।
माइट सम ग्रुप्स ऑफ पेशेंट इंटरप्रेट द क्राइंग फेस एज सैडनेस इंस्टेड ऑफ पेन, जबकि कुछ जो है इसको मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, लाइक क्राइंग फेस जो है वो सीवियर पेन को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर वो उसको मिस इंटरप्रिटेट करे और वो ये समझे कि ये सैडनेस के लिए है, सही है, तो ये भी डिपेंड करता है। सम ग्रुप ऑफ पेशेंट जो है वो उनके लिए ये वैलिड नहीं होगा। डज द इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट पेन फॉर समवन विद डिमेंशिया और रिहेबिलिटेशन और सम अदर कल्चर, सही है, या अगर कोई जो है वो अदर कल्चर से या उसको डिमेंशिया हो, उसको कुछ याद ही नहीं है, सही है, तो उसके लिए भी ये वैलिड नहीं है। The validity of the instrument must be tested and retested to ensure it is effective across setting and condition, किस सेटिंग में ये इफ़ेक्टिव है और किस सिचुएशन में ये इफ़ेक्टिव है, तभी जाके आपको उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी या एक्यूरेसी जो है वो मालूम होगी। फिर इसके कुछ टाइप्स है। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट अबाउट whether a measurement makes sense, सही है। कंटेंट वैलिडिटी कैन मीन दैट फेस वैलिडिटी हैज़ बीन assessed, this instrument look like it should measure pain, or other a panel of expert has verified that the correct concept are included in the measure। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को देख के बताओ कि ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है या इस चीज़ के लिए ये वैलिड है। लाइक आप पेन स्केल को देख के बता सकते हो कि हाँ ये जो स्केल है या ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैं पेन को देखने के लिए या उसको असेस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे जब आप वैलिडिटी चेक करते हो, इसको हम क्या कहते हैं? कंटेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इंडिकेट्स दैट अ मेजरमेंट कैप्चर्स द हाइपोथेटिकल बेसिस फॉर द वेरिएबल। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज एज इट साउंड्स एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्फर्म बट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये आप तब चेक करते हो जब आप किसी सब्जेक्टिव फीलिंग्स के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्टिव फीलिंग्स के लिए आपने क्या किया, एक क्वेश्चनेयर जो है वो डेवलप किया। अब वो क्वेश्चनेयर जो है वो हाइपोथेटिकल होगा, वो आपने फ़र्ज़ किया होगा, सही है, हाइपोथेटिकली आपने वो बनाया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्ट्रेस लेवल है, मालूम करना चाहते हो किसी का आप, उसके लिए आपने एक क्वेश्चनेयर जो है वो आपने डेवलप कर दिया। तो ये ऐसे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको आप कैसे चेक करोगे? क्योंकि आप एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को मेजर कर रहे हो, वो क्या है? स्ट्रेस लेवल एब्स्ट्रैक्ट है, सही है। इसके लिए आप एक कंक्रीट क्वेश्चनेयर जब बनाओगे तब ही जाके इसकी वैलिडिटी जो है वो ये वैलिड होगा, सही है। एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए, एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स के लिए या एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया वो कंक्रीट था, सही है। तो ये जो है ये क्या होगा? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, सही है। डिफ़िकल्ट टू कंफर्म बट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है ये। Criterion related validity is the correlation of the instrument so to some external manifestation of the characteristics. For example, a newer instrument may be compared with an older more established instrument. इसमें आप क्या करते हो? criterion related validity, इसमें आप क्या करते हो कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, सही है, लाइक आपके पास मैनुअल बीपी ऑपरेटस है और एक आपके पास डिजिटल है। अब डिजिटल जो है वो मोर एस्टेब्लिश्ड है, सही है। आपने उसके साथ जो है किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया और फिर आपने मैनुअल के साथ किया, तो आप क्या कर रहे हो? इस मैनुअल का वैलिडिटी जो है वो आप मालूम करते हो, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल जो है ये मुझे मोस्ट एक्यूरेट आंसर या वैल्यू जो है या रिज़ल्ट जो है वो देगा। जबकि उसके साथ आपने कंपेयर किया मैनुअल बीपी ऑपरेटस और उसका जो आपके पास रिज़ल्ट आया है, दोनों को आपने कंपेयर किया और आपको जो है वो पता चल गया कि जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है ये वैलिड है कि नहीं है। तो इस तरह जब आप वैलिडिटी चेक करते हो, इसको क्या कहते हैं? क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फिर हमारे पास है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर मेजर्स ऑफ वैलिडिटी यूज इन द बायोमेडिकल
sciences because they measure characteristics of diagnostic tools used to detect diseases. सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो है ये बायोमेडिकल साइंसेज में यूज़ होते हैं, सही है, डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए जिससे हम डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं. सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है ये वैलिडिटी का एक टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि दो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन कहता है, बिल्कुल अपोजिट होंगे दो चीज़ें, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे. लाइक सेंसिटिविटी है एंड स्पेसिफिसिटी है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए हम कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. ये इसके टाइप्स है. सेंसिटिविटी क्या है? अ मेजर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इन द बायोमेडिकल साइंसेज दैट इंडिकेट्स एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू डिटेक्ट डिजीज़ इफ इट इज़ प्रेजेंट. अगर कोई डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट है और इंस्ट्रूमेंट में ये कैपेसिटी हो कि वो उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी. स्पेसिफिसिटी क्या होता है? अ मेजर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट validity in the biomedical sciences that indicates an instrument has the capacity to determine when the disease is not present. सही है, जब डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट ना हो और कोई इंस्ट्रूमेंट जो है उसको क्या करे, उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो डिटेक्ट करे कि डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी. और सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो है वो हम किस तरह मालूम करते हैं, उसके लिए ये फार्मूलाज हैं. सही है. सो इट्स ऑल अबाउट मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी. अगर इस यूनिट में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच.